Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इन दिनों सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अगले महीने पेश होने वाले बजट को लेकर के। ऐसे में हम बातचीत करेंगे बजट बनाने वाले अधिकारियों की टीम के मुखिया वित्त सचिव से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बजट में आपने भी काफ़ी लंबा अनुभव रखा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि संसाधन काफ़ी सीमित होते हैं और खर्चे काफ़ी असीमित होते हैं, उसमें कैसे संतुलन बढ़ाया जाए। और ऐसे में बजट की तैयारियों के बीच जीएसटी कलेक्शन के जो रिकॉर्ड आंकड़े आए हैं वो कितने उत्साहजनक आपको दिख रहे हैं? देखिए, जो इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का जो आंकड़ा आया है 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा है। देखा जाए तो जब से जीएसटी शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक का ये हाईएस्ट कलेक्शन है। तो इसके एक कारण है कि एक तो इकोनॉमिक रिकवरी की जो हमारी जो पेस है वो थोड़ी तेज़ी हुई है, नंबर एक। और दूसरा कि हम लोगों ने पिछले करीब 3-4-5 महीने में और उस पर हम काफ़ी दिनों से काफ़ी हम तैयारी कर रहे थे। कई सिस्टमिक लेवल चेंजेस आए। जैसे आपको याद होगा कि सितंबर महीने से हमने जो नया रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का होता है उसको और हमने सरल कर दिया और उसको आधार के द्वारा हमने करना शुरुआत किया। तो पर्पस हमारा दो था कि एक तो जिन लोगों को जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आधार के द्वारा ऑनलाइन तुरंत उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह के फर्जी कंपनियां हैं या जो लोग इस तरह का गलत काम करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उनको आधार के द्वारा उनको रोका जा सकता है, लीकेज रोका जा सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ हमने किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने देखा कि पहले जब शुरुआत हमने की थी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम एक उनको सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे हम कंपनियों को कहते थे कि आप अपना अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना आप ले लीजिए और बाद में जब ऑडिट होगा तो देखा जाएगा। तो इसका कुछ लोगों ने काफ़ी एक गलत फ़ायदा उठाया। अब उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक जो नया सिस्टम लाया है GSTR 2B, उसमें हर सप्लायर वाइज किसको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो सब हम वहाँ पर दिखा देते। तो जो एक ईमानदार करदाता है उसके लिए तो बड़ी आसानी हो गई कि कितना हमें इनपुट टैक्स मिल रहा है, वो पूरा उसको वहाँ पर दिख जाता, उसको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो तुरंत अपना रिटर्न एक सही तरीके से फाइल कर देता है। लेकिन जिसकी मंशा पहले ठीक नहीं होती थी, जो किसी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते थे, सिस्टम को एब्यूज़ करना चाहते थे, उनके लिए अब बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। क्योंकि अब उनको हम दिखा रहे हैं कि देखिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो इतना ही हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ही उससे ज़्यादा अगर लेने की कोशिश करेंगे अगर वो तो फिर दोस्तों एक फ्लैग सिस्टम में फ्लैग हो जाएगा। तो उसके कारण भी थोड़ा सा उनको उस पर रोक लगा है। एक तीसरा जो कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर कभी पिछले करीब 1.5-2 साल से हम काम कर रहे थे कि हमारे पास इनकम टैक्स में जो भी किसी तरह का बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं वो इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करते हैं। तो हमारे पास उनका इनकम टैक्स का रिटर्न्स भी है। अगर उन्होंने कुछ इंपोर्ट किया है तो हमारे पास कस्टम के द्वारा कस्टम्स की भी इंफॉर्मेशन है और जीएसटी में तो हर महीने रिटर्न्स फाइल होते हैं, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इन सबों का एक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन जगह पे ला करके पूरी एनालिसिस करना और एनालिसिस करके अगर इसमें कहीं पर अगर मिसमैच हो, अब जैसे कहीं ये देखा जाता है कि जीएसटी में तो उन्होंने दिखाया कि आप किसी का टर्नओवर करोड़ों रुपए का है, लेकिन इनकम टैक्स में टर्नओवर कुछ लाख रुपया दिखा रहे हैं, या कस्टम्स में काफ़ी बहुत ही बड़ा इंपोर्ट कर लिया लेकिन जीएसटी में दिखाया नहीं और इनकम टैक्स में दिखाया नहीं। तो इस तरह का जो एक इन्फॉर्मेशन असिमेट्री जो हम कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री के कारण कई लोग उसका गैर फ़ायदा उठाते थे और उसके कारण टैक्स इवेजन भी होता था। अब क्या है कि ये सब इन्फॉर्मेशन एक जगह पे ला करके हम लोग पूरा एक डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके द्वारा ये सब चीज़ हम पता लगा लेते कि किसने फर्जी बिल इशू किया है, किस तरह की कंपनियां जो हैं सो इस तरह का काम करती हैं और किस तरह से उसको हम एक डिफरेंट इंटरमीडिएरी के द्वारा फाइनली जो फेक बिल लेता है और जो जीएसटी की चोरी करता है और उसके साथ वो इनकम टैक्स की भी चोरी करता है। क्योंकि हर बिल के दो परिणाम है, फेक बिल के दो परिणाम हैं, एक तो वो जीएसटी इवेट कर रहा है प्लस वो इनकम टैक्स भी इवेट कर रहा है। और इसलिए अब पूरे 1,20,00,000 टोटल जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से करीब इस पूरे डेटा एनालिटिक्स के द्वारा हमने सिर्फ 7,000 कंपनियां आइडेंटिफाई की। अच्छा, इसमें सिर्फ 7,000 मिले। उस पर हम लोगों ने केसेस किए, 2,000 केसेस किए करीब, और करीब 187 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कि कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं
उनके प्रोप्राइटर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं और 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो भी अरेस्ट हुए। एक कंपनी सेक्रेटरी अरेस्ट हुए और चूंकि उनके अपराध इतने संगीन थे कि कई हफ्तों से वो जेल के अंदर हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके जो टैक्स फ्रॉड जो जिस तरह का किया है वो बड़े संगीन बिल्कुल। है। मैं यही जानना चाहता ये कलेक्शन में आपके हिसाब से, आपने जैसा सही कहा कि रिकवरी, वी शेप रिकवरी की जो बात करें उसका योगदान तो है ही, लेकिन हम लोग जो अपनी एक रिकवरी ड्राइव चलाए थे उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें अगर थोड़ा सा बाइफर्केट करके बता सकें कि जो रिकॉर्ड कलेक्शन है इसमें रिकवरी से कितना पैसा आया है और रूटीन रिटर्न से कितना पैसा आया? देखिए, इसका तो अंदाज लगाने के लिए हमें कुछ और महीने का डेटा देखना पड़ेगा, अगले कुछ महीने में उसके द्वारा हम अंदाज लगा सकते हैं। जो कि नॉर्मली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे है तो हम ये कहते हैं कि टैक्स बॉयंसी भी एक कॉन्सेप्ट है। वो टैक्स बॉयंसीज के बेसिस पे कि अगर इकोनॉमी अगर 10% ग्रो किया तो हमारा टैक्स करीब 11% 12% से ग्रो करना चाहिए। उसके अलावा जितना भी कलेक्शन हो रहा है उसको हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम मजबूत हुआ है, कुछ सिस्टमिक चेंजेज आए हुए हैं और उसके कारण हमारा टैक्स बेस बढ़ा है, उसके कारण हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ और महीनों हमें इस जो पूरे आंकड़े हैं वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एक तो जैसा आपने कहा कि हमारे इकोनॉमिक में भी वी शेप रिकवरी हम देख रहे हैं और फास्टर पेस ऑफ रिकवरी दे रहे हैं, उसके कारण भी हमारा कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा आया। दूसरा जो सिस्टमिक चेंजेज हैं, रिकवरी ड्राइव एक फैक्टर, लेकिन इसके अलावा जो सिस्टमिक चेंजेस हमने लाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस लाए हमने। अब ई इनवॉइस आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर से हमने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस लाया, जिससे कि जो 500 करोड़ से ज़्यादा की जो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टर्नओवर की जो कंपनियां हैं उनको कहा गया कि अब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही इशू करेंगे, कोई कागज़ का इनवॉइस चलेगा नहीं। अगर वो करेंगे तो लीगली जो है वो अवैध है। अब 1 जनवरी से ये जो 500 करोड़ का जो टर्नओवर है घटा करके 100 करोड़ से ऊपर वाली जितनी कंपनियां हैं उनको सभी इनवॉइस उनको इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के अनेक सिस्टमिक जो हमने मेजर्स लाए उससे लीकेज रुक गया काफ़ी, उसके कारण हमें कंप्लायंस में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन इसके एक और बड़ा एक क्योंकि कभी जब भी हम कंप्लायंस की बात हम कहते हैं तो एक उन लोगों के मन में संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्लायंस बर्डन तो नहीं बढ़ रहा है। कंप्लायंस अगर कंप्लायंस राज टाइप से तो नहीं है, या कंप्लायंस अगर बढ़ रहा है तो कहीं तो कंप्लायंस बर्डन तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जितने भी चेंजेस मैंने अभी कहा, आधार हो या GSTR 2B हो या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस हो या जितना डेटा एनालिटिक्स है, इसमें कभी भी ईमानदार करदाता को कोई परेशानी नहीं बढ़ी है। उनके लिए कोई भी हमने किसी भी तरह का कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, उनको कभी एडिशनल रिटर्न्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस पर मैं आऊँगा, चूँकि इससे जुड़ा मेरे पास सवाल अलग से भी है। लेकिन चूँकि आपने एक जो बात कही कि हमने GST को इनकम टैक्स से भी मिलाना शुरू कर दिया है, तो ये जो GST कलेक्शन में आंकड़ों में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसी तरीके का सकारात्मक असर क्या हम इनकम टैक्स कलेक्शन में देखने को मिलेगा? देखिए, इनकम टैक्स में भी ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन की बात करें तो हम देखें कि सितंबर एंड तक जो इस साल का 2 क्वार्टर्स है उसके एंड तक करीब हमारा जो टैक्स गैप था, अगर पिछले साल की तुलना में करीब हम लोग 22-23% हम नीचे थे। अब यही जो गिरावट है वो दिसंबर एंड तक अब सिर्फ 9.9% तक आ गया है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च तक जो है सो ये जो गैप है और भी कम होगा। कितना कम होगा, अब ये सब एक बजटरी एक्सरसाइज की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान हम एस्टिमेट करेंगे और बजट के टाइम पर हम पेश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री की मैंने बात की कि लोग अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह बता रहे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए कि या अगर आपने इनकम टैक्स को जो बताया वो GST के लोगों को पता चल जाएगा और GST के जो में जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो इनकम टैक्स को पता चलेगा या कस्टम्स को पता चलेगा या आपके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने कोई बड़ा एक काफ़ी विदेशों में कुछ पैसा भेजा और फॉरेन रेमिटेंस किया या काफ़ी कैश विड्रॉ किया, तो ये सब जो एक तरह से जो टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं उन सबको अगर हम एक डेटा शेयरिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म और जिसमें कि सब लोग आपस में डेटा एक्सचेंज करके और एनालिसिस करके तो टैक्स एवेजन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो इसका एक परिणाम ये होगा कि जो ईमानदार करदाता है उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन
जो लोग इस सिस्टम को मिसयूज कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा जीवन थोड़ा सा कठिन मुश्किल हो होने। जीएसटी कलेक्शन पे एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जो आंकड़े आए हैं, आपने भी कहा कि वी शेप रिकवरी भी आ रही है और उम्मीद से मुझे लगता है बेहतर, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मुझे लगता है आप इतने उत्साहित नहीं थे जितना इस बार मुझे दिख रहा है आंकड़ों से। तो अभी भी कुछ पॉकेट है जहाँ पे आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, या फिर कि नहीं सारे पॉकेट में आप रिकवरी देख रहे हैं कलेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं? अब देखें तो अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटीज़ हैं या ट्रांसपोर्ट हैं। अब ये सब सेक्टर्स में अभी भी हम देख रहे हैं कि बिकॉज ये कोरोना के कारण अब लोग उतने ज़्यादा होटल में नहीं जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट में नहीं जा रहे हैं, टूरिज्म में नहीं जा रहे हैं, तो उस सेक्टर से संबंधित जितने लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत है। उनको तो अभी भी दिक्कत है उनको तो। और इसी तरीके Please subscribe the channel and press bell icon for notification. से अगर हम कुछ भी कहें, अगर हालांकि हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने एक तरह से कोरोना के साथ जीना सीख लिया है, एक न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इस कोरोना के पीरियड में भी हम जितना संभव है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जिनको पर अभी भी इम्पैक्ट है। ये जो इम्पैक्ट वाले सेक्टर आपने बात किया, होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, क्या इसके पीछे एक वजह ये नहीं है कि हम लोगों ने जो भी राहत पैकेज दिए वो एक ब्रॉडर पैकेज दिया है, ये जो सेक्टर स्पेसिफिक थे इन तीनों सेक्टर, इसके लिए कुछ नहीं दिया तो शायद यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा हो? नहीं, देखिए ऐसा समझना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बिहेवियर देखना पड़ेगा कि अब आप देखें कि अब इस कोरोना के काल में अगर जहाँ पर कि लॉकडाउन है, ट्रेन से अभी तक पूरी मात्रा में अभी शुरू नहीं हो पाया है, एयरलाइंस भी काफ़ी एक लिमिटेड तरीके से ही दौड़ रही हैं, होटल्स, इंटरटेनमेंट, बाकी सब जो जितने भी फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस अब हम देखते हैं कि वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। इस स्थिति में जब एक्टिविटी ही कम है तो अब इस स्थिति में अब ये कहना क्या कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन नहीं थे इसलिए ये सेक्टर अभी भी इम्पैक्टेड हैं, ये कहना बिल्कुल मतलब ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इतना ज़रूरी है कि इन सब जो भी इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं उनको कैसे मदद दी जाए, इसके बारे में अगर आप देखें तो आत्मनिर्भर के जो डिफरेंट पैकेजेज आए हैं, हर पैकेज में हर तरह के सेक्टर के लिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं देखेंगे कि आत्मनिर्भर पैकेज में ये एक जनरल टाइप का एक पैकेज दे दिया गया है, सेक्टर स्पेसिफिक है, और ऑल्सो कि जिनको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि जिनको कैश असिस्टेंस की ज़रूरत थी, फार्मर्स हुए, या जिनको राशन देने की ज़रूरत थी तो उनको राशन दिया गया, जिनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे देने की ज़रूरत थी उनको पैसे दिया गया, जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी तो उनको वर्किंग कैपिटल दिया गया, जिनको कि इंटरेस्ट में कुछ छूट देनी थी तो वो इंटरेस्ट दिया गया। ये जो स्ट्रेस सेक्टर की बात आपने की, क्योंकि हर पैकेज के बाद ये होता है कि अगला पैकेज आएगा क्या, तो सरकार की तरफ से बहुत ही सधावा बयान आता है, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता, जब जैसे जरूरत पड़ती है हम देते रहते हैं। बजट एक बड़ा मौका है, तो इन तीनों सेक्टर के लोगों को नज़र रखनी चाहिए बजट पर। देखिए, अब किस सेक्टर पर किसको नज़र रखनी चाहिए ये सब तो हम बजट के टाइम पर हम बताएंगे हम, लेकिन इतना निश्चित है कि अभी जो बजट की जो प्रक्रिया है इसमें हम हर सेक्टर और हर इंटरेस्ट ग्रुप्स उनके साथ हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ ग्रुप हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब से हम बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने सीरीज ऑफ मीटिंग्स लिया है, हम लोग भी ऑफिशियल लेवल पर कई मीटिंग्स कर रहे हैं और उनकी समस्या को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं, हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी समस्या तो समझ में आ जाए, लेकिन उनके लिए क्या करना उचित रहेगा वो भी हम उस पर भी विचार अभी चालू है। ये सब करने के बाद फाइनली बजट के टाइम पे हम लोग अपना कितना हमें पैसे मिलने वाले हैं, कितना हम खर्च कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे किस स्कीम से कितना ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें हम बजट के टाइम पे बताते हैं। बजट को लेकर स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि अपनी मर्यादाएं होती हैं बजट की, लेकिन एक सवाल जो एक मोटा मोटी मुझे बताइए कि जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन आपके पास आए, तो जो एक खजाने पे जो प्रेशर था वो प्रेशर थोड़ा सा ईज होता हुआ दिख रहा है, तो बजट में जो लोगों को देने वाले संभावनाएं थी वो संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं, थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार है। देखिए, ये भी कहना बड़ा, क्योंकि आप ये देखें कि इस पूरे साल में ये सही है कि पिछले 1-2 महीने में हमारा जो रिकवरी है, रेवेन्यू की रिकवरी है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन जो पिछले जो 5-7 महीने में जो हमें जो रेवेन्यू में जो स्ट्रेस आया, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. वो तो एक तरह से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि वो तो अगर टर्नओवर मेरा लॉस हो गया तो लॉस हो गया। अगर अप्रैल मई जून में कुछ अगर सामान नहीं बिके, उस समय में जीएसटी आया नहीं, तो अब उसकी तो नुकसान भरपाई तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये कहना है कि जो हमारी जो रिकवरी है, इसके कारण से हमारा जो रेवेन्यू पे जो स्ट्रेस है बिल्कुल काफ़ी रिलैक्स हो गया, ऐसा भी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ महीने में हमें थोड़ा सा एक अच्छा रेवेन्यू, एक सर्टेन लेवल का एक हमें रेवेन्यू मिल रहा है, और कितना रेवेन्यू मिलेगा और उसके हिसाब से हमें किस किस सेक्टर में और किस किस एरियाज़ में हमें खर्च करने की ज़रूरत है, पूरा एक एक्सपेंडिचर प्लान है कि इस साल हमारा रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होगा, एक्सपेंडिचर के, रेवेन्यू के क्या एस्टिमेट्स होंगे, पूरा आकलन करने के और बाद उसी तरीके से अगले साल भी हम कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे, कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करेंगे, और अगले साल भी हमें कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इन सब पर एक काफ़ी एक सखोल अभ्यास हम करेंगे, और फिर हम एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे, चूंकि सरकार की तरफ से औपचारिक बयान भी आ गया वित्त मंत्री जी की तरफ से कि इस बार का बजट बाकी बजट से अलग होगा। अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोरोना की वजह से बजट पेश करें, इस वजह से कि नहीं कुछ अलग सोच भी रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हर जो बजट की जो प्रक्रिया है, अगर आप देखें तो इस पूरे साल एक काफ़ी एक चैलेंजेस से हर महीने हम लोग गुजरे हैं। आप रेवेन्यू कलेक्शन की बात कहें, हमारे जो इंटरवेंशन की बात कहें, कि देखिए कि कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें कि ये ऑलमोस्ट हर महीने तरह तरह के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसको भी इस तरह से इस पूरे सिचुएशन और इस परिस्थिति में जिसके साथ भी कुछ समस्या है, क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग टेलर मेड उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सब करने की हमने कोशिश की है। तभी इतने सारे पैकेजेस, आत्मनिर्भर पैकेजेस और हर एरियाज़ में आए हैं। तो ये सब करने की हमने कोशिश की है। हमें लगता है क्या कि इस बजट में भी जो है एक हमें, अब चूँकि मैंने जैसा अभी कहा कि सबके साथ अभी विचार विमर्श की प्रक्रिया भी चालू है। इसके करने के बाद जितना भी हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए था वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चला जाए एक नया मुद्दा जो इस साल का सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा, वो कोरोना था। कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी आ गई कि वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं। तो रेवेन्यू के लिहाज से आपने कभी सोचा है कि क्या पूरे देश भर में वैक्सीन को मुफ्त में मुहैया कराया जा सके? अगर इस तरह के कोई प्रस्ताव हैं और हैं तो क्या रेवेन्यू पोजीशन उतने मजबूत हैं हमारे? देखिए, इस समय में तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ वैक्सीन्स को मंजूरी दे दी गई है। अब उसकी कीमत कितनी होगी, सरकार को कितने पैसे में मिलेगी, और उसके बाद से उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या आएंगे, कितना हमें और पैसे खर्च करना पड़ेगा, कैसे हम लोगों तक पहुँचेंगे, इन सब के बारे में बहुत ही एक विचार विमर्श हेल्थ मिनिस्ट्री, नीति आयोग और उसके लिए जो स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन सब के बीच में एक विचार विमर्श चालू है। इसके बाद जो भी प्लान बनेगा और उसकी जो भी फिनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वो उस समय हम देखेंगे कि कैसे हम अपना जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशन उसको कैसे हम मीट करें। पिछले दिनों 900 करोड़ रुपए के दिया गया था, एलोकेट किया गया था इस सेगमेंट के लिए, वैक्सीन के लिए। तो क्या कुछ अनुमान फिगर जो आप रखते हो बचा करके की जरूरत पड़ेगी तो वैक्सीन के लिए? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। इतना खर्च और कर सकते हैं? देखिए, ये सब पहले तो हमें ये आकलन करना पड़ेगा कि हमें वैक्सीन हमें कितने पैसे में मिलेंगे हमें, ठीक है, और हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन का ही कॉस्ट नहीं है, मतलब कि लोगों तक वैक्सीन ले जाने में कितने खर्च करना पड़ेंगे। ये सब का एक एस्टिमेट लेने के बाद तभी हम कुछ अंदाज लगा पाएंगे कि इसका हमारा कितना एक टोटल आउटले कितना होगा। पूरे देश भर में मुफ्त में वैक्सीन बांटने का कोई विचार सरकार के पास? नहीं, ये भी अभी हमारे लिए ये इस तरह का कुछ भी कहना है उचित नहीं होगा। स्पेसिफिक जो भी लोग इसको देख रहे होंगे वो उचित समय पर इस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल जो आपने कहा कि वैक्सीन सिर्फ खरीदना ही नहीं है, उसको लोगों तक पहुंचाना, लॉजिस्टिक कंपनियां इनमें इन्वॉल्व हैं, वैक्सीन बांटने के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव कि वैक्सीन जो ले जाने वाली कंपनियां, लॉजिस्टिक कंपनियां हों, उनको हम जीएसटी से रिलीफ दे दें, हम सीएसआर एक्टिविटी में इसको शामिल कर दें ताकि कंपनियां अपनी तरफ से वैक्सीन कर्मचारियों को मुहैया कराएं? देखिए, ये सब अलग अलग लेवल पर कहीं पर चर्चा में ये सब चीज़ें होंगे, लेकिन हमारे पास इस तरह के जब भी प्रपोजल आएंगे उस पर हम लोग उस समय में निर्णय लेंगे। आज के दिन में कहीं पर चर्चा हो रही है
उसका पूरा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास वो सब प्रस्ताव आएंगे उस समय में हमारे लिए उस पर कुछ भी कहना उचित रहेगा। एक स्कीम विवाद से विश्वास स्कीम जिसकी तारीख आपने बढ़ाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप उन्होंने टारगेट किया था उस टारगेट से बहुत दूर रह गए विवाद से विश्वास स्कीम में। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए ऐसा अगर आप जो आखिरी दिनों के कुछ आंकड़े देखें, खास करके दिसंबर के कुछ सप्ताह में लास्ट डेट विवाद से विश्वास का 31 दिसंबर था, और उस पीरियड में जो आए हमारे पास जो जितने एप्लीकेशंस आए गए, करीब 96,000 एप्लीकेशंस आए। टोटल जो जितने विवाद हैं, जितने अपील्स देश में अलग अलग जगह पर पेंडिंग है, करीब 5,10,000 हैं। उसमें से 96,000 लोगों ने कहा कि हमें विवाद से विश्वास में आना है और हमारा जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसे ख़त्म करना है। उन्होंने फॉर्म भर करके दे दिया है। अब उन्हें पेमेंट करना है 31 मार्च तक। हम लोगों ने जब देखा कि जो लास्ट के अंतिम के कुछ सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, एक दिन में 5,000, 10,000 इस तरह से एप्लीकेशन आए। लोगों के रिक्वेस्ट भी आए कि क्या हम इस डेट को कुछ बढ़ा सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाए, और इसमें उन्होंने एक निवेदन दिया कि इसकी अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने 31 जनवरी तक उसकी तारीख बढ़ा दी है। हमें अनुमान है कि अभी जो आंकड़ा 96,000 का है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और अगर आप इसकी तुलना करें जो पहले के किसी स्कीम में, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट सेटलमेंट और इस तरह के एमनेस्टी स्कीम्स अलग अलग तरह के पिछले करीब 30-40 साल में कई बार लाए गए हैं, अगर उसमें क्या रिस्पॉन्स हुआ और इस समय का अगर रिस्पॉन्स अगर देखें तो डेफिनेटली इस समय का रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 96,000 केसेस में लोगों ने विवाद से विश्वास को अडॉप्ट किया है, और करीब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो करीब 83,000 का है। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए अपने वक्त निकाला, और बजट के लिए आपको शुभकामनाएं। ऐसे वक्त में बजट पेश करें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धन्यवाद। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.